बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक एक विशाल और रहस्यमय राज्य हुआ करता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढंके पहाड़, गहरे जंगल और चमचमाती नदियां इस राज्य को स्वर्ग से कम नहीं बनाती थीं। इसी राज्य में राजा वीरसेन और रानी पद्मलता का राज्य था। उनके इकलौते पुत्र का नाम था राजकुमार आदित्य। राजकुमार आदित्य बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। परंतु एक रहस्य था जो उसे बार बार बेचैन करता था। उसकी मां रानी पद्मलता ने उसे कभी उसके जन्म से जुड़ी सच्चाई नहीं बताई थी। उसने केवल इतना सुना था कि उसका जन्म एक बड़ी विपत्ति के दौरान हुआ था और तभी से कुछ अदृश्य शक्तियां उसके पीछे पड़ी हैं। अध्याय 1। अजनबी भविष्यवक्ता। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधा राजा वीरसेन के सामने जाकर बोला, हे राजन, समय आ गया है जब राजकुमार आदित्य को उसकी असली पहचान जाननी होगी। उसके भाग्य में लिखा है, वह न केवल इस राज्य को बल्कि संपूर्ण आर्यवर्त को एक भयावह अंधकार से बचाएगा। राजा और रानी दोनों चिंतित हो उठे। उन्होंने वर्षों से एक गुप्त रहस्य को छिपा कर रखा था और अब समय आ गया था कि वे आदित्य को सब कुछ बता दें। अध्याय 2। रहस्य का पर्दाफाश। रात के समय महल की छत पर रानी पद्मलता ने आदित्य को बुलाया और उसे बताया, बेटा, तुम्हारा जन्म एक दुर्लभ नक्षत्र में हुआ था जिसे कालचक्र कहते हैं। उस समय एक दुष्ट तांत्रिक कृकालासुर ने भविष्यवाणी की थी कि एक राजकुमार उसकी तामसी शक्तियों का अंत करेगा। उसी से बचाने के लिए हम तुम्हें कई वर्षों तक गुप्त रूप से पाला। आदित्य को झटका लगा, पर भीतर से एक आग सी जल उठी। वह जान गया कि अब उसका उद्देश्य केवल एक राजकुमार की तरह शासन करना नहीं, बल्कि सच्चे योद्धा की तरह अपने राज्य और लोगों की रक्षा करना है। अध्याय 3। यात्रा की शुरुआत। राजा वीरसेन ने उसे एक शाही तलवार, एक धातु से बनी ढाल और एक रहस्यमय नक्शा दिया। यह नक्शा सीधे उसे अंधकार के द्वार की ओर ले जाता था, वह स्थान जहां कृकालासुर ने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। आदित्य अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका बचपन का मित्र वीरभान, एक शक्तिशाली धनुर्धर, और आरव, एक शाक्त साधु का शिष्य जो दिव्य मंत्रों का ज्ञान रखता था। अध्याय 4। वन का रहस्य। पहली बाधा थी विकराल वन, जहां हर पेड़ और पौधा जादुई था। रात को पेड़ चलते थे और जड़ें जीवित हो जाती थीं। वहां उन्हें एक मायावी स्त्री मिली, चंद्रिका। चंद्रिका एक जादूगरनी थी जो पहले कृकालासुर की सेविका थी, लेकिन अब उससे छूट चुकी थी। उसने आदित्य को चेतावनी दी, कृकालासुर अब अमरता की ओर बढ़ चुका है। यदि उसने कालवृत्त मणि प्राप्त कर ली तो कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। तुम्हें उससे पहले वह मणि ढूंढनी होगी। अध्याय 5। अग्नि का द्वार। चंद्रिका की सहायता से वे पहुंचे अग्नि पर्वत पर, जहां एक अजगर ज्वालनाग मणि की रक्षा कर रहा था। यह कोई सामान्य अजगर नहीं था। वह आग उगल सकता था और मंत्रों से प्रभावित नहीं होता था। आदित्य ने अपनी तलवार को पानी में भिगोकर उस पर चंद्रिका के दिए मंत्र फूंके। जब ज्वालनाग हमला करने आया तो उसने अपनी ढाल से उसकी आग को रोका और तलवार को उसकी आंख के पास घुमा दिया। आरव ने साथ में एक तेज मंत्र उच्चारण कर अजगर को बांध दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कालवृत्त मणि को प्राप्त किया। अध्याय 6। धोखा और बंदीगृह। मणि लेकर वे निकले ही थे कि उन्हें एक राजसी संदेशवाहक मिला जो बोला कि राजा वीरसेन बीमार है। आदित्य भागता हुआ महल पहुंचा, लेकिन यह एक जाल था। महल पर कृकालासुर ने हमला कर दिया था और राजा को बंदी बना लिया था। आदित्य को भी बंदी बना लिया गया। कृकालासुर ने मणि लेने की कोशिश की, लेकिन मणि अब केवल शुद्ध आत्मा वाले के हाथों ही काम करती थी। अध्याय 7। आत्मबल और पुनर्जागरण। बंदीगृह में आदित्य ने ध्यान किया। आरव ने उसे ऊर्जा मंत्र सिखाए और वीरभान ने दीवारें तोड़ने की योजना बनाई। तीनों ने मिलकर बंदीगृह से भागने की योजना बनाई।
रात के तीसरे पहर वे सभी भाग निकले और सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां कृकालासुर अंतिम यज्ञ कर रहा था। अध्याय 8। अंतिम युद्ध। कृकालासुर की सेना ने रास्ता रोकने की कोशिश की, पर वीरभान ने अपने तीरों से उन्हें पीछे हटा दिया। आरव ने मंत्रों की शक्ति से आकाश में बिजली गिराई और आदित्य ने कृकालासुर के सामने आकर उसका सामना किया। कृकालासुर ने हजारों हाथों वाला दैत्य रूप धारण कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, आदित्य ने तलवार से उसकी तामसी शक्ति का स्रोत उसकी तीसरी आंख पर वार किया। उस चीख से पूरा आकाश गूंज उठा। आदित्य ने मणि को हवा में उठाकर प्रकाश मंत्र बोला और मणि से एक तेज प्रकाश निकला जिसने कृकालासुर को भस्म कर दिया। अध्याय 9। राज्य की वापसी। राजा वीरसेन मुक्त हुए। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौटी। राजकुमार आदित्य अब केवल एक शासक नहीं, बल्कि लोगों के हृदय का सच्चा रक्षक बन गया था। रानी पद्मलता की आंखों में गर्व के आंसू थे। राज्य में उत्सव हुआ, आदित्य का राज्याभिषेक हुआ और चंद्रिका, आरव और वीरभान को उच्च सम्मान दिया गया। अंतिम शब्द। राजकुमार आदित्य की यह यात्रा एक परिकथा मात्र नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो भय, धोखे और अंधकार के बावजूद सत्य, साहस और प्रकाश के पथ पर चलता है।